हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एके क्लासेस एचएमएच के यूट्यूब चैनल पे। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी के क्रम में आज एक बार फिर अपने एक नया टॉपिक लेके आए हैं। अधिगम का सब टॉपिक ये रहने वाला है। अधिगम के सिद्धांत आज अपने को स्टार्ट करने थे, लेकिन अधिगम के सिद्धांत से पहले एक इंपॉर्टेंट अपने दो वाद देखने को मिलते हैं मनोविज्ञान के अंदर, संज्ञानवाद और एक व्यवहारवाद। उनको आज अपने देखने वाले हैं। यानी सिद्धांतों को अगर अपने प्रकार के अंदर बदलें कि कितने प्रकार के सिद्धांत टोटल दिए गए हैं, जो भी अपने को देखने को मिलते हैं, लगभग 14 या 15 सिद्धांत अपने को अधिगम के अंदर देखने को मिलते हैं। और उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं, व्यवहारात्मक क्वेश्चन आते हैं। व्यवहारिक जीवन का उदाहरण लेके अपने से ये पूछा जाता है कि ये जो एग्जाम्पल है या ये पर्टिकुलर व्यक्ति जो है वो किस सिद्धांत पर, अधिगम के किस सिद्धांत पर कार्य कर रहा है, ये अपने से पूछा जाता है। तो आज अपने उसी से संबंधित प्रश्नोत्तरी न देख के अपने ये समझेंगे आज कि संज्ञानवाद क्या है और व्यवहारवाद क्या है। उन पे सबसे ज्यादा बल जो है वो किस पे दिया गया है और अधिगम के किस क्षेत्र में, पर्टिकुलर किन बच्चों पे ये जो वाद है या ये जो सिद्धांत है अधिगम के वो लागू होते हैं, ये आज अपने देखने वाले हैं। तो दोस्तों, उससे पहले आज एक अपने क्वेश्चन करने वाले हैं। जो कल की जो प्रश्नोत्तरी अपनी थी, अधिगम का स्थानांतरण, अधिगम वक्र और अधिगम में पठार, उनसे संबंधित एक क्वेश्चन लिया गया है। 11 नंबर क्वेश्चन लिया गया है। हालांकि कल ही इसका आंसर बता दिया गया था, अच्छे से डिटेल में इसको समझा दिया गया था, लेकिन कंफ्यूजन है। अलग अलग बुक्स में अपने को अलग अलग मिलता है, अलग अलग गाइडों के अंदर अपने को अलग अलग किसी के अंदर कुछ दे दिया जाता है, किसी के अंदर कुछ ही। आज अपने और दोबारा इस क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद आज के टॉपिक पे अपने आते हैं। तो दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। प्योर पंजाबी वेरी गुड इवनिंग। टीनू बिश्नोई कल नहीं आए थे आप। भूषण बंसल वेरी गुड इवनिंग। राइट ब्रदर्स, अमरपाल बाड़ोटिया, मठाड़ू क्रिएशन, सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल एके क्लासेस एचएमएच पे। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर इस पे अपलोड किए गए वीडियो या जो भी लाइव क्लासें लगती है डेली, अगर वो आपको पसंद आ रही है, आपके ज्ञान में अगर बढ़ोतरी कर रही है, या आपको किसी भी एंगल से अगर वो आपको हेल्पफुल अगर लगती है, तो दूसरों की हेल्प की सहायता से, दूसरों की हेल्प करने के लिए इस वीडियो को या इन वीडियोस को जो है वो शेयर करें। तो आज अपने देखने वाले हैं कि अधिगम की दर प्रारंभ में तीव्र और बाद में धीमी हो जाने से बनने वाला वक्र कहलाता है। तो इसका क्वेश्चन अपने को देखना है कि उन्नतोदर है, नतोदर है, या सिग्मोइड है, या उपरोक्त सभी है। ये अपने को बताना है कि कौन सा रहेगा। इसका आंसर अपने देख लिया था। अनिल कुमार जी, स्वागत है आपका। तो इस क्वेश्चन को अपने को देखना है। पर्सनल मेरे पास आया था कि सर इसको दोबारा से मेरे को बताना। तो सबसे पहले अपने ये देखते हैं, डिटेल से एकदम बिल्कुल अपने करने वाले हैं। सबसे पहले अपने ये देखते हैं कि वक्र बनता कैसे है। अधिगम वक्र जो है, या कोई भी वक्र है, अधिगम वक्र को छोड़ दीजिए कि कोई भी वक्र है वो बनता कैसे है, सबसे पहले अपने ये देखते हैं। तो ये अपने पास एक्स अक्ष होता है, तभी ये समझ आने वाला है। ये अपने पास वाई अक्ष है। यहां पे अगर एक इकाई अपने पास, यहां पे वाई इकाई, ये अपने देख सकते हैं कि यहां पे अपने क्या ले लेते हैं, समय ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, समय। और यहां पे अपने क्या ले लेते हैं, दूरी। ये क्या बता रहा है, समय दूरी की, मतलब समय बढ़ने के साथ साथ दूरी अपने बढ़ा रहे हैं, उतनी स्पीड से चल रही है। ये जो आपको दिखाया गया ना, दूरी और समय, मतलब समय बढ़ने के साथ साथ दूरी में क्या परिवर्तन आता है, इसका वक्र अपने बना रहे हैं। इसको छोड़िए, एक बार समझ लीजिए कि वक्र कैसे बनता है। समय जो अपने पास है घंटे के अंदर है, अपने कह सकते हैं घंटे के अंदर है, और दूरी अपने को किस में दे रखी है, किलोमीटर के अंदर दे रखी है। तो जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे दूरी बढ़ेगी, घटेगी, कितना जाएगा कितना नहीं, ये अपने देखते हैं। ये अपने कह सकते हैं कि ये जो साइन है ग्राफ के अंदर जो अपने लिया है, पैमाना जो लिया है वो 2 किलोमीटर पे है, ये जो है वो 3 किलोमीटर पे है, ये अपने कह सकते हैं 2 घंटे पे है, ये कितने घंटे पे है, 3 घंटे पे। अब अपने वक्र बनाते हैं। सबसे पहले अपने ये देख लेते हैं कि 1 घंटे जब बीत जाता है तब कहते हैं कि 1 किलोमीटर चलता है। कोई भी व्यक्ति है, XYZ कोई भी व्यक्ति हो सकता है, 1 किलोमीटर चलता है। जब 2 घंटे बीत जाते हैं तो वो कितने किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर चलता है। 3 घंटे जब बीत जाते हैं तब वो कितने किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चलता है। जब 4 घंटे बीत जाते हैं तब वो कितने किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर। इनको ग्राफ में अपने को शो करना है, ये डाटा अपने को दे रखे हैं। इसी तरीके से अधिगम वक्र में अपने देखते हैं। अधिगम वक्र में क्या देखते हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ता है, जैसे जैसे अपने अभ्यास करते हैं, जैसे जैसे अपने प्रशिक्षण करते हैं, उसी प्रशिक्षण के अनुसार अपने अधिगम की जो मात्रा है
उसमें कितनी बढ़ोतरी हो रही है, कितनी बढ़ोतरी, किस स्पीड से बढ़ोतरी हो रही है, यानी गति, उन्नति, अवनति, इसका अपने को पता लगता है अधिगम वक्र से अपने कह सकते हैं। जैसे इसको ग्राफ में अगर दिखाएं तो एक इधर से अगर अपने देखें तो यहां पे एक अपने पास आ रहा है, इधर से अगर देखें तो यहां पे ये बिंदु अपने पास आ रहा है। उसके बाद कह रहा है कि 2 घंटे में 1.5 किलोमीटर, समय 2 घंटे में अगर इसको अपने ऊपर की तरफ बढ़ाते हैं तो ऐसे चलता है, लेकिन 1.5 किलोमीटर अपने को कह रहा है। अपने पास जो वक्र आ रहा है वो यहां पे ये बिंदु अपने पास आ रहा है। 3 घंटे में 3 किलोमीटर, 3 घंटे में यहां से अगर बढ़ाएंगे तो ये यहां आएगा, लेकिन यहां पे यहां आएगा। 4 घंटे में 5 किलोमीटर ये कह रहा है। इसी तरीके से 4 यहां पे आ जाएगा, 5 अपने पास, ये 1 2 3 4 और 5 यहां पे अपने पास आने वाला है, और 4 घंटे के अंदर इस तरीके से इनको आपस में, इन बिंदुओं को अगर अपने मिलाते हैं तो अपने पास ये वक्र बनता है, इस तरीके से वक्र बनता है। अपने इसके अंदर क्या देखते हैं, क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे दूरी के अंदर क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। अब दूरी के अंदर अपने को देखना है कि जैसे जैसे समय, जैसे जैसे अपने अभ्यास किया है, जैसे जैसे अपने प्रशिक्षण लिया है किसी के अंदर, उसके अंदर स्पीड में तेजी से गति हो रही है, या स्पीड के अंदर जो दूरी अपने व्यतीत कर रहे हैं, यहां पे दूरी की जगह अपने पास आ जाएगा अधिगम आ जाएगा, मात्रा आ जाएगा, निष्पत्ति आ जाएगी, निष्पादन अपने पास आ जाएगा, उत्पादन आ जाएगा, इनके साथ साथ में। यानी ये भी साथ साथ में बढ़ रही है, घट रही है। अगर घटती तो समय देखो व्यतीत हो जाता है, यहां पे इस तरीके से आ जाता, लेकिन 2 ही पड़ा रहता है इस तरीके से। अगर घटती तो इस तरीके से अपने कहते हैं, यानी स्टार्टिंग के अंदर तो तेज होता, वो स्टार्टिंग के अंदर क्या होता, तेज होता, लेकिन बाद में क्या होता, घटता। यानी समय के साथ साथ जब अधिगम की मात्रा के अंदर कमी होती है, यानी इसका मतलब प्रारंभ में क्या था, तेज था, प्रारंभ में तेज यानी प्रारंभ में तीव्र, और बाद में अगर धीमी हो जाने से वक्र अपने को देखना है कि कौन सा बनता है, ये अपने को बताना है। तो इस तरीके से अगर समय के साथ साथ तेज अगर हो तो तेज हो समय के साथ साथ, तो इस तरीके से अपने पास बनेगा वक्र, जो अधिगम वक्र के अंदर जो बनने वाला है। लेकिन यहां पे समय के साथ साथ में अपने पास यहां पे आ जाएगा कि अपने कितना प्रयास किए, कितनी अपने प्रशिक्षण लिए है, ये जो बीमारी है यहां पे आ जाएगी। और यहां पे दूरी अपने न लेके क्या लेंगे, यहां पे अधिगम की अपने क्या लेंगे, मात्रा लेंगे, अधिगम की मात्रा, अधिगम के अंदर कितना उत्पादन किया है पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर अपने, तभी तो अपने कहेंगे कि हाँ अधिगम उसका हो रहा है, कितने अपने निष्पत्ति की है, कितना निष्पादन की है, ये अपने देखेंगे। अगर समय बढ़ रहा है स्टार्टिंग के अंदर, इसके अंदर क्या होगा, ये जो होगा वो ग्राफ इस तरीके से बनेगा, मतलब समय बढ़ रहा है लेकिन यहां पे इसकी सीध में नहीं आ रहा है, यहां पे मतलब धीरे थी स्पीड, बाद में क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। अपने कहेंगे कि देखो समय कम, यहां पे 3 घंटे लेकिन अपने 3 पे पहुंच गए, इसका मतलब 3 घंटे तक पूरा पहुंचा ही नहीं, 2.5 घंटे में 3, इसका मतलब बाद में क्या हो रहा है, तेज हो रहा है। इस तरीके से अगर वक्र बनता है तो यानी प्रारंभ में धीमी, अधिगम की दर जो थी वो धीमी, लेकिन बाद में अगर तेज होती है तो वो कौन सा होता है, सकारात्मक वक्र होता है। उसका वक्र जो बनता है वो इस तरीके से बनता है, यानी प्रारंभ में धीमा, बाद में क्या, तेज, तो वो सकारात्मक होता है, वृद्धि सूचक होता है अपने कह सकते हैं। लेकिन सकारात्मक वृद्धि सूचक उसका एक नाम और अपने को देखने को मिलता है, वो क्या मिलता है, नतोदर मिलता है। उन्नतोदर, उन्नति से मत लीजिए, सकारात्मक मत लीजिए, ये नतोदर जो होता है, नतोदर जो होता है वो क्या होता है, सकारात्मक होता है, धनात्मक होता है। नतोदर के अंदर प्रारंभ में अधिगम की जो दर होती है, अधिगम की जो गति होती है, वो प्रारंभ के अंदर नतोदर में क्या होती है, धीमी होती है, लेकिन बाद में क्या होती है, तेज होती है, कि कम समय में अपने ज्यादा अधिगम की मात्रा की प्राप्ति कर लेते हैं, अपने उत्पादन जो है वो ज्यादा कर लेते हैं। इसका उल्टा जस्ट जो ये बनता है, उसके अंदर जो अपने पास ग्राफ बनता है वो इस तरीके से बनता है, देखो इस तरीके से। इसका मतलब प्रारंभ के अंदर यहां पे 1 घंटे, लेकिन ये 2 पे पहुंच गया, इसका मतलब प्रारंभ में 1 घंटे के अंदर 2 उत्पादन कर लिया, बाद में देखिए ये 3 घंटे, लेकिन उत्पादन उसका कितना हुआ, 3 नहीं हुआ, 2.5 हुआ। इसका मतलब बाद में स्पीड जो है वो क्या होगी, कम, प्रारंभ में तेज, बाद में कम, तो इसका मतलब वो कौन सा हो गया, नकारात्मक वक्र बन गया, नेगेटिव ऋणात्मक वक्र वो बन गया। या आपने कह सकते हैं किस प्रकार का, उन्नति दर न बन के वो उन्नति वाला न बन के वो क्या हो गया, नकारात्मक बन गया। या आपने कह सकते हैं इसको जो नकारात्मक वक्र जो होता है उसको बोलते हैं उन्नतोदर, न कि उन्नति वर्ड से इसको ये मत लीजिए। जो नकारात्मक मतलब प्रारंभ में तेज, प्रारंभ में अधिगम की दर जो तेज है, लेकिन बाद में अगर धीमी हो जाती है तो उसको अपने क्या बोलते हैं, सिंपल लैंग्वेज के अंदर तो अपने बोलेंगे नकारात्मक, या आपने कहेंगे कि ऋणात्मक, या आपने कहेंगे कि कमी सूचक वो होगा, वृद्धि सूचक न होकर क्या होगा,
ह्रास सूचक होगा, ह्रासमान होगा, उसके अंदर अपने को अधिगम की मात्रा के अंदर क्या आएगी, कमी आएगी। लेकिन अगर एक अन्य नाम अगर देखें तो उसको क्या बोलते हैं, उनोत्तोदर अपने बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उनोत्तोदर। कल यही बताया था, आज आशा करता हूं आपको समझ आ गया होगा। नतोदर परवीन तंवर इसको बात बता रहे हैं। सर घर पर कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है, बिल्कुल बधाइयां हो आपको। जैसे सवामणि आपने खिलाई थी उसी तरीके से नांगल जब करो तब भी आप सवामणि करना भी, और हमारे लिए खूब सारे लड्डू वगैरह लेके आना, चूरमा वगैरह। सालू वर्मा नमस्ते, सालू वर्मा मैं न्यू हूं, स्वागत है आपका सालू जी। टीनू बिश्नोई, उनन मतलब कमी होना, यहां उनोत्तोदर जो है इसका मतलब क्या है कि कमी हो रही है। इसका मतलब प्रारंभ में क्या थी, तेज थी, इसका मतलब ये। नतोदर इसका राइट आंसर ना हो कि क्या होगा, उनोत्तोदर होगा, ध्यान रखना। समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आज का जो टॉपिक है, ये कल का क्वेश्चन अपने लिए है जो प्रश्नोत्तरी था, 11 नंबर क्वेश्चन। आज के टॉपिक पे अपने चलते हैं कि आज अपने क्या करने वाले हैं। आज अपने करने वाले हैं व्यवहारवादी वर्सेस संज्ञानवादी। कि व्यवहारवादी जो अधिगम के सिद्धांत है उसके अंदर एक थ्योरी यानी एक अवधारणा होती है, उसी अवधारणा पे वो चलते हुए सारे के सारे क्या दिए गए हैं, अपने को सिद्धांत दिए गए। अपने को उनके अंदर अगर ये अपने को पता है कि व्यवहारवादी किस तरीके से ये बताते हैं, व्यवहारवादियों के अनुसार अधिगम की प्राप्ति किस तरीके से होती है और संज्ञानवादियों के अनुसार अधिगम की प्राप्ति किस तरीके से होती है, तो अपने जो आगे सिद्धांत पढ़ने वाले हैं, उनमें ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। अपने देखते ही उनको बता देंगे, एक दो बार में अपने को याद हो जाएंगे कि हाँ ये जो है वो व्यवहारवादी है, इसके अंदर ये क्रियाएं होनी है 100%, तो करेगा ही करेगा वो, ये अपने देखते ही बता देंगे। तो व्यवहारवादी और संज्ञानवादी, इनमें अपने आज अंतर देखने वाले। इंपॉर्टेंट रहता है ये सिद्धांत पढ़ने से पहले अपने की व्यवहारवादों के बारे में अपने जाने, व्यवहारवाद के जितने भी अधिगम के सिद्धांत है उनके बारे में जाने, और संज्ञानवाद के जितने भी सिद्धांत है उनके बारे में जाने। उनको एक तरीके से अपने डिवाइडेशन कर लें कि अधिगम के कौन से सिद्धांत जो है वो व्यवहारवाद से संबंधित है और कौन से सिद्धांत जो संज्ञानवाद से संबंधित है। या आपने कहे कि जो व्यवहारवाद से संबंधित अधिगम के सिद्धांत देने वाले जो है वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, व्यवहारवादी। और जो संज्ञानवाद से सिद्धांत देने वाले थे, संज्ञान के आधार पे जो अधिगम की प्राप्ति को बताते हैं, उसको अपने संज्ञानवादी। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, ऑप्शन अपने पास क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन है वो व्यवहारवादियों के विरोध में है या व्यवहारवाद को नहीं मानता, या कौन सा व्यवहारवादी है कौन सा संज्ञानवादी है, इस तरीके का भी क्वेश्चन आ जाता है। तो यहां से आपको, और लाइक कीजिए जितने भी जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि व्यवहारवादी सिद्धांत अपने क्या देखने वाले हैं। व्यवहारवादी सिद्धांत ये बोलते हैं कि अनुक्रिया, जब अपने कोई भी क्रिया करते हैं, अनुक्रिया अपने करते हैं, तो वो किससे होती है, व्यवहारवादियों के अनुसार शरीर से होती है। मतलब शरीर के जो बाह्य अंग जो होते हैं, कौन कौन से अंग, जैसे हाथ पैर, यानी पूरा का पूरा शरीर अपने उसको क्रिया को करने के लिए अपने काम में लेते हैं। यानी इनसे जो अधिगम की उत्पत्ति जो होती है, दो ही प्रकार के अधिगम होते हैं। अधिगम के प्रकार अगर आपसे पूछ ले तो अपने कहेंगे कि दो प्रकार के, एक तो अपने पास पेशीय अधिगम, दूसरा संवेदी अधिगम। यहां से आपको अधिगम के प्रकारों का भी पता चल जाएगा कि अधिगम के पेशीय अधिगम के अंदर क्या होता है और संवेदी अधिगम के अंदर क्या होता है, ये भी यहां पे पता चल जाएगा। यहां पे जो भी क्रिया होती है उस क्रिया का अपने कहते हैं कि जो अनुबंधन होता है या क्रिया का जो प्रारंभ होता है वो कहां से स्टार्ट होता है, बॉडी से होता है, शरीर से अपने कहते हैं। कहां से स्टार्ट होता है, शरीर से होता है। वातावरण से जो भी क्रिया करेंगे, अंतः क्रिया अपने जो भी स्थापित करेंगे किसी भी वस्तु के साथ, किसी भी अधिगम की प्राप्ति के लिए, तो अपने शरीर के अंगों का यूज करेंगे। इनके अनुसार क्या करेंगे, शरीर के अंगों का यूज करेंगे, और शरीर के अंगों से किसकी तरफ जाएगा, संज्ञान की प्राप्ति, जो अपने को अधिगम की जो प्राप्ति होगी वो माइंड में जाएगी बाद में, और माइंड से अपने कार्य करते हैं, यानी मन या मस्तिष्क से। यानी पहले दिमाग नहीं चलाते, पहले किस पे बल देते हैं, ये प्रयोग पे बल देते हैं, ये अपने कह सकते हैं। तो ये पेशीय अधिगम पर आधारित है। व्यवहारवादी जितने भी है, जो भी क्रिया करते हैं, अनुक्रिया जो करते हैं वो शरीर में करते हैं, और इधर जो संक्रिया जो करते हैं, सबसे पहले विचार संज्ञानवादियों के अनुसार कहां पे आता है, मन या मस्तिष्क के अंदर आता है। यहां पे जो क्रिया चलती है वो कहां पे कैसे चलती है, माइंड टू बॉडी चलती है। पहले उसका विचार, पहले उसकी सूझ, पहले उसका अंतर्दृष्टि, पहले उस अधिगम की प्राप्ति की अपने कैसे करेंगे, किस तरीके से अधिगम होगा, तो वो कहां पे, यानी सबसे पहले शरीर का कौन सा पार्ट जो है उस क्रिया होगा संज्ञानवादियों के अनुसार, तो माइंड होता है, मस्तिष्क के अंदर सूझ आती है। फिर बाद में अपने अन्य पार्ट, बॉडी के अन्य पार्टों की सहायता से उस समस्या का क्या करते हैं, हल करते हैं। तो
इनके अंदर संज्ञानवादियों के अनुसार अधिगम जो है वो किस प्रकार का है, संवेदी यानी संवेदनाओं पे आधारित है। ये अपने देखेंगे जितने भी व्यवहारवादी है वो अपने सिद्धांत में कहीं ना कहीं पे उद्दीपक और अनुक्रिया पर बल देते ही देते हैं। उद्दीपक क्या होता है बताइए भी, उद्दीपक जो किसी व्यवहार या क्रिया करने के लिए अपने को प्रेरित करे, अपने को जो मजबूर करे, उसको अपने क्या कहते हैं, उद्दीपक कहते हैं। अनुक्रिया क्या होती है कि उस उद्दीपक की प्राप्ति के लिए अपने जो भी क्रिया करते हैं, जो भी व्यवहार करते हैं, उस क्रिया या व्यवहार को अपने क्या कहते हैं, अनुक्रिया कहते हैं। ये किस पे महत्व देते हैं, या इनके दो मूल तत्व अपने कह सकते हैं कि कीवर्ड्स जो व्यवहारवादियों के अगर अपने को देखने को मिलते हैं तो वो क्या मिलते हैं, एक तो उद्दीपक और अनुक्रिया मिलते हैं। और इधर क्या ये किस पे महत्व देते हैं, ये स्मारक परिस्थिति पर महत्व देते हैं। पूरे होल पूर्ण से अंश की ओर चलते हैं। सबसे पहले उसको देखेंगे, उसका अनुकरण करेंगे, ऐसे इस तरीके अनुकरण न करके मतलब समग्र रूप से परिस्थितियों का अवलोकन करेंगे। ये जो भी संज्ञानवादी जो है बाद में उसके अंश की ओर बढ़ेंगे। ये बाद में किसकी ओर बढ़ेंगे, अंश की ओर बढ़ते हैं। अधिगम के लिए अनुबंधन, ये कहते हैं कि जो भी उद्दीपक होता है, जो भी अपना टारगेट होता है, उसके लिए कोई भी क्रिया अगर करते हैं और क्रियाओं को अगर बार बार अपने दोहराते हैं, बार बार क्या करते हैं, दोहराते हैं, तो उनके बीच में एक अनुबंधन बन जाता है, अनुबंधन बन जाता है। यानी अधिगम के लिए इनके अनुसार कोई भी क्या होना चाहिए, कोई लक्ष्य जरूरी है, उस लक्ष्य के लिए कार्य करने वाला जरूरी है। अगर बार बार इस क्रिया को अगर दोहराते हैं तो अपने क्या उनके बीच में एक अनुबंधन बन जाता है। और अधिगम के लिए इन्होंने एक अनिवार्य शर्त बता दी, व्यवहारवादियों ने क्या बता दी कि उनके बीच में बॉन्ड बनना जरूरी है, अनुबंधन बनना क्या है, जरूरी है। उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में ये तो जरूरी बता रहे। ये क्या कह रहे हैं कि अधिगम के लिए समस्या का समाधान जरूरी है। समस्या समाधान, जो भी समस्या अपने सामने आएगी उसके लिए अपने समाधान जरूरी है। यानी समाधान करेंगे उस समस्या का तो अपने को अधिगम की प्राप्ति हो रही। ये कह रहे हैं कि संवेदनाएं, अपनी जो भी इंद्रियां होती हैं जिनसे अपने संवेदना ग्रहण करते हैं, उसके बाद प्रत्यक्षीकरण, उसके बाद संज्ञान, उसके बाद यानी ये कह रहे हैं कि सबसे पहले संवेदना। जैसे अपने कहें कि अपने रूम के अंदर सो रहे हैं, नींदों के अंदर है, और वो अपने ऊपर एकदम बिल्कुल छिपकली है और छिपकली अपने ऊपर पड़ जाती है, तो अपने क्या करते हैं, जो भी अपनी इंद्रियां हैं, जैसे त्वचा हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, अपने जीभ हो गई, इनके माध्यम से अपने क्या करते हैं, संवेदना प्रकट करते हैं। उनसे संवेदनाएं अपने क्या करेंगे कि हाँ कोई ना कोई वस्तु जो है वो पड़ी है मेरे अंदर। बाद में क्या होगी, मस्तिष्क प्रत्यक्षीकरण करेंगे, यानी मन या अभी तक जागे नहीं है, अपने सोचेंगे कि हाँ ऐसी क्रियाएं जो है उसका नाम जानेंगे, उसके लक्षण जानेंगे, उसकी विशेषता अपने जानेंगे कि ये विशेषता होती है, तो अपने एकदम से दिमाग के अंदर सूझ में आएगा, मस्तिष्क के अंदर ही आएगा। यानी क्रिया जो होती है पहले किस में होती है, मस्तिष्क के अंदर होती है। ये ध्यान रखना। प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से, संज्ञान के माध्यम से, संवेदनाओं के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से अपने वातावरण से क्या करते हैं, संज्ञान की प्राप्ति करते हैं, और बाद में अपने जो है वो शरीर के अंगों का यूज करते हैं। और यहां पे पहले शरीर के अंगों का यूज करते हैं, बाद में अपने क्या लगाते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं। यानी यहां पे जो भी क्रिया होगी वो बॉडी टू माइंड होगी, उसका वे जो होगा, पथ जो होगा वो, और यहां पे उसका पथ जो होता है वो यानी अधिगम की प्राप्ति का जो पथ होता है वो माइंड टू बॉडी होता है। उसके बाद अपने क्या करेंगे, यहां पे प्रत्यक्षीकरण के अंदर उसकी नाम विशेषता ये अपने को पता लगेगी। उसके बाद संज्ञान लेंगे अपने के, यहां उसको क्या क्रिया करनी चाहिए, अपने को क्या क्रिया करनी चाहिए, एकदम से उसको क्या करेंगे, अपने दूर भगाएंगे हाथ से या किसी भी तरीके से उससे दूर होने की कोशिश करेंगे। इसीलिए तो ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो भी अपने को अधिगम की प्राप्ति होती है वो क्या होती है, अचानक होती है। अधिगम की प्राप्ति जो होती है वो क्या होती है, अचानक होती है। और ये क्या कहते हैं, व्यवहारवादी जो क्या कहते हैं कि अधिगम की प्राप्ति जो होती है वो क्या होती है, धीरे धीरे होती है। ये किस पे बल देते हैं कि अनुबंधन के लिए अपने को किसी न किसी चीज की जरूरत होती है, कोई ना कोई चीज जो है उस क्रिया को सतत बनाए रखने के लिए अपने को जरूरत है होती है। वहां पे ये कहते हैं पुनर्बलन पर जोर देते हैं, ये अभिप्रेरणा पे जोर देते हैं, मोटिवेशन पे जोर देते हैं, रिफोर्समेंट पे जोर देते हैं, पुनर्बलन पर ये जोर देते हैं। पुनर्बलन का सिद्धांत भी है अपने पास, आगे अपने पढ़ने वाले, ठीक है। और ये किस पे बल देते हैं, संवेदनाएं, संवेदन शक्ति अपनी कितनी है, संवेदना ग्रहण करने की शक्ति कितनी है, अपने अंदर बुद्धि कितनी है, प्रत्यक्षीकरण की पावर अपने अंदर कितनी है। यानी ये कंप्लीटली मस्तिष्क की जो शक्तियां हैं उन पे बल देता है। यानी संवेदना, बुद्धि, प्रत्यक्षीकरण पर जोर देता है। एक व्यवहारवादियों के अनुसार जो अधिगम जो होता है वो यंत्रवत होता है। यंत्रवत का मतलब
कि अपने धक्के से गिरा सकते हैं। यंत्र का मतलब क्या है? जिसकी लाठी उसकी धक्के से अपने उसको आदत डलवा सकते हैं। क्या किया पावलाव ने? कुत्ते पे किया, उससे पहले थार्नडाइक ने बिल्ली पे कर दिया, चूहे पे कर दिया, उसने मछली पे किया। ये अपने से पूछता है, ठीक है, ये अपने को स्किनर ने बिल्ली पे कर दिया। ये अपने को यंत्रवत अधिगम, मतलब अधिगम की प्राप्ति जो है वो पशु और मानव दोनों कर सकते हैं। इनके अनुसार अधिगम जो है वो दोनों कर सकते हैं, यानी दोनों एक समान है, दोनों की बुद्धियां जो है वो एक समान है। किसके अनुसार? व्यवहारवादियों के अनुसार। ये कहते हैं कि अधिगम जो है वो यंत्रवत नहीं होता। ये क्या होता है? इन्होंने जितने भी प्रयोग किए हैं वो सारे के सारे मानवों पे किए, इंसान पे किए, पशुओं पे नहीं किए। ठीक है, इनके अनुसार अधिगम की प्राप्ति केवल और केवल कौन करते हैं? मानव करते हैं। ये किस पे बल देते हैं? अब जिसकी लाठी उसकी भैंस, सबसे पहले ये क्या करेंगे? रटने पे बल देते हैं। ये कहते हैं कि बार बार उस क्रिया को दोहराया जाए तो वो स्थायी स्मृति के अंदर अपने बैठ जाती है। बार बार किसी क्रिया को दोहराया जाए तो स्थायी स्मृति के अंदर बैठ जाती है। और ये किस पे बल देते हैं? समझ पे बल देते हैं कि अपना मन मस्तिष्क लगाइए उसके अंदर, उसको समझिए, अपनी बुद्धि से समझिए। ठीक है, तो यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा दोस्तों, आशा करता हूं। कमलेश सुडा, वेरी गुड इवनिंग। दोस्तों यहां तक समझ आया या नहीं आया बताइए। और क्या बात है, अभी धीरे धीरे कम हो रहे हो आप लोग। तो मैंने तो बोला था एक बंदा जो है वो 5 को लाएगा तो अपने 75 हो जाएंगे। आज तो बिल्कुल कम जुड़े हुए हो, क्या बात है? तबीयत सही नहीं थी, लेकिन मेरे को आपकी टेंशन थी, फिक्र थी कि आज 6 बजे मेरे को लेक्चर देना है वहां पे, इसीलिए ये शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं कि कल अपने सिद्धांत करेंगे। आज भी अपने ऐसे समझ लीजिए कि पूरे सिद्धांत अपने हो ही गए। अगर ये अपने समझ आ गया तो करना कुछ नहीं है अपने को, बस ये अपने को समझना है। प्रत्येक सिद्धांत पे आपसे ऐसे क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत है जो रटने पर बल देता है, बताइए। तो आप क्या कहोगे? उनमें से 3 जो होंगे वो संज्ञानवादी सिद्धांत दिए होंगे, एक जो होगा वो व्यवहारवादी। तो अपने किस पे जाएंगे? व्यवहारवादी सिद्धांत पे जाएंगे। आज अपने देख लेंगे कि कौन से सिद्धांत व्यवहारवादी है और कौन से संज्ञानवादी है, ये आज अपने देखने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा कि कौन सा सिद्धांत अधिगम का जो है वो प्रतिभावान व सृजनशील बालकों या बालिकाओं के लिए या छात्राओं के लिए जो है वो उपयोगी है। तो आपने देखेंगे जितने भी संज्ञानवादी जो होते हैं वो मस्तिष्क पर कार्य करते हैं, संवेदनाओं पे, प्रत्यक्षीकरण पे, बुद्धि पे, समर्थि पर, इन पर जोर देता है कि ये जितनी ज्यादा तेज होगी उतनी ज्यादा अपने को अधिगम की प्राप्ति होगी। तो ये जो सिद्धांत सारे के सारे संज्ञानवादियों ने जो बनाए वो प्रतिभावान व सृजनशील जो बालक होते हैं, सृजनात्मकता युक्त जो बालक होते हैं उनके लिए उपयोगी है। और ये जो व्यवहारवादी जो सिद्धांत है रटने पर बल देते हैं, ये मंदबुद्धि व पिछड़े बालकों के लिए सिद्धांत जो है वो उपयोगी है। ये प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है कि अपने प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत के आधार पर अपने उनको बालकों को सिखा देते हैं। तो सभी सिद्धांतों की ये विशेषताएं बन गई, व्यवहारवादी के जितने भी सिद्धांत है सभी की विशेषता बन गई कि व्यवहारवादी जो है वो रटने पर बल देते हैं, मंदबुद्धि व पिछड़े बालकों के लिए ये सिद्धांत है, प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है। इसी तरीके से संज्ञानवादियों के अपने पास कि प्रतिभावान व सृजनशील बालकों के लिए उपयोगी है, जिनकी बुद्धि ज्यादा हो उनके लिए उपयोगी है, उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है, क्योंकि उच्च कक्षाओं तक अपने अंदर एक बुद्धि का लेवल आ जाता है, अपने कह सकते हैं एक लेवल की बुद्धि अपने अंदर आ जाती है, समझने की आ जाती है, अपने समर्थी के अंदर बिठाने की आ जाती है। लेकिन प्राथमिक कक्षाओं में सिर्फ और सिर्फ रटने का अपने कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? रटने का कार्य करते हैं। अब अपने सिद्धांत देखेंगे कि कौन कौन से सिद्धांत जो है वो व्यवहारवादी के अंदर आते हैं और कौन कौन से सिद्धांत जो है वो किस में आते हैं? संज्ञानवादियों के अंदर आते हैं। यहां पे एक एक नाम आपको दिया हुआ है, लेकिन इनके कम से कम 10-10 नाम एक सिद्धांत के अंदर आपको आ सकते हैं, आपको उलझन में डाल सकता है। अगर आपने ये देखा हुआ है कि ये नाम इसको क्यों कहा जाता है, ये इस नाम से ही इसको क्यों पुकारा जाता है, कल अपने देखने वाले हैं। कल अपने सारे के सारे व्यवहारवादी सिद्धांत है वो कंपेरिजनली एक साथ अपने करने वाले हैं, उनसे संबंधित आपको प्रश्नोत्तरी मिलने वाली है। वहां पे एक प्रश्न ही अगर इसका क्लासिकल अनुबंधन का आ गया, परंपरागत अनुबंधन का आ गया, तो वहां पे पूरा का पूरा सिद्धांत आपको मैं है वो बता दूंगा। इसी तरीके से संबंधवाद सिद्धांत थार्नडाइक का, क्रिया प्रसूत संबंधवाद, ये देखिए उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में किसका सिद्धांत है? अभी थार्नडाइक का सिद्धांत। थार्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया था बताइए? थार्नडाइक ने प्रयोग किस पशु पर किया था? क्योंकि व्यवहारवादी किस पे करते थे?
पशुओं पे प्रयोग करते थे और वही प्रयोग जो है वो किस पे लागू कर देते थे, मानवों पे, इंसानों पे लागू कर देते थे। इसे संबंधवाद का सिद्धांत कहते हैं, इसे प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं, इसे ही उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, एसआर का सिद्धांत कहते हैं, ध्यान रखना। इसे ही बारंबारता का सिद्धांत कहते हैं, इसे ही आवर्ती का सिद्धांत कहते हैं। थार्नडाइक का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि जो भी उद्दीपक जो है उसके लिए कोई ना कोई क्रिया करेगा ही करेगा। यहां पे जो है वो स्टिमुलस जो होता है और रिस्पॉन्स जो होती है, स्टिमुलस मतलब उद्दीपक, रिस्पॉन्स मतलब अनुक्रिया जो होती है, वो बार बार अगर दोहराते हैं तो उनके बीच में क्या बन जाता है, अनुबंध बन जाता है, बंध बन जाता है। इसे बॉन्ड थ्योरी भी कहा जाता है, बंध सिद्धांत भी इसे ही कहा जाता है। तो ये जो सिद्धांत है वो थार्नडाइक है। इनको इन सिद्धांतों के नाम से क्यों जाना जाता है, क्यों कहा जाता है, ये अपने कल देखने वाले भी। कल का लेक्चर जरूर देखना। इससे पहले अगर आपको अधिगम का स्थानांतरण, अधिगम में पठार, अधिगम वक्र अगर देखना है तो कल का लेक्चर पढ़े भी, कल का लेक्चर अपने देखे। इसके बाद अपने पास आया क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत। किसका है भी, पावलोव का है। किस पे प्रयोग किया था, कुत्ते पे प्रयोग किया था। कुत्ते का क्या नाम था, बेक नाम था। उसके बाद में उसने क्या किया, क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत, इसे परंपरागत सिद्धांत भी, परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है, कुत्ते का कहा जाता है। इनमें से एक को एस थ्योरी और एक को आर थ्योरी कहा जाता है। अब किसको एस थ्योरी कहा जाता है, किसको आर थ्योरी कहा जाता है, जैसे मैं कंफ्यूज हुआ था इसी तरीके से आप भी कंफ्यूज हो सकते हो। तो यहां पे अपने को देखना क्या है कि कौन यहां पे जो है वो क्रिया कर रहा है, यहां पे उद्दीपक और अनुक्रिया, अपने को ये देखना है। तो इसको आर थ्योरी नहीं कह के क्या कहते हैं, एस थ्योरी अपने कहते हैं। एस मतलब स्टिमुलस, स्टिमुलस मतलब उद्दीपक, आर रिस्पॉन्स करता, जो रिस्पॉन्स करता जो था वो तो क्या था, बंधा हुआ था, वो तो सक्रिय था ही नहीं। यहां पे केवल और केवल क्या है, उद्दीपक सक्रिय। उद्दीपक का मतलब भोजन सक्रिय, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, आर थ्योरी कहा जाता है। उसके बाद अपने पास नेक्स्ट जो आता है वो स्किनर का सिद्धांत आता है। इसको क्या कहा जाता है, इसको एस थ्योरी कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, आर थ्योरी कहा जाता है, या सी आर थ्योरी भी इसको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसको सी आर थ्योरी भी कहा जाता है। सी आर थ्योरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि आर रिस्पॉन्स अनुक्रिया, यहां पे केवल और केवल अपने पास क्या थी, क्रिया प्रसूत, मतलब स्किनर के अनुसार कोई व्यक्ति कोई ना कोई क्रिया करता ही करता है, क्रियाशील प्राणी है, कोई प्रतिक्रिया करेगा ही करेगा। लेकिन उस प्रतिक्रिया के बीच में या पहले या बाद में कभी भी अगर उसको थोड़ा बहुत भी अगर पुनर्बलन मिल जाता है, क्या मिल जाता है, पुनर्बलन अगर मिल जाता है तो वो क्रिया जो है वो और तेजी से हो सकती है, उसका जो उत्पादन है अपने को और ज्यादा हो सकता है, या अपने कहेंगे अधिगम की प्राप्ति जो है वो ज्यादा हो सकती है। तो यहां पे आर एक्टिव है, अनुक्रिया करने वाला एक्टिव है। कंडीशनल रिस्पॉन्स, इसका मतलब अपने को उससे एक कंडीशन से जोड़ देते हैं उसको, सी आर अनुबंधन, इसीलिए इसको कहा जाता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है वो किसका है, स्किनर का सिद्धांत है। इसे सहज क्रिया प्रसूत का सिद्धांत भी कहा जाता है। सहज मतलब कोई ना कोई क्रिया, सहज क्रियाशील व्यक्ति है, आदमी जो है वो क्रियाशील है, कोई ना कोई क्रिया तो करेगा ही करेगा, लेकिन बाद में अगर उसको किसी भी प्रकार का उद्दीपक अगर दे दिया जाता है, या अपने उद्दीपक वर्ड उसने यूज नहीं करके, स्किनर ने कहीं पे भी अपने सिद्धांत के अंदर उद्दीपक वर्ड यूज किए ही नहीं है, उसने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ अनुक्रिया वर्ड यूज किए, या सक्रियता वर्ड जो है उसने यूज किया है कि सक्रिय होता है। सहज सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत है, इसे ही कहा जाता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, कि क्रिया करेगा ही करेगा। यहां कहता है कि अपने जो भी प्रतिक्रिया है उसको किसी न किसी कंडीशन में बांध दिया जाता है, इसीलिए इसको सीआर थ्योरी कहा जाता है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत अपने कहें। आगे अपने पास है प्रबलन का सिद्धांत, रीफोर्समेंट थ्योरी इसको कहते हैं। इसे ही आवश्यकता सिद्धांत कहा जाता है, इसे ही अंतर्नोद सिद्धांत कहा जाता है, इसे ही परनोद सिद्धांत कहा जाता है। यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो होता है, आवश्यकता न्यूनता का सिद्धांत इसको कहा जाता है, कि जब तक आवश्यकता अपने को न्यून नहीं होगी तब तक जो है वो अपने को कोई ना कोई अपनी क्रिया करेंगे। अपने को आवश्यकता होगी, उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए या आवश्यकता को न्यून करने के लिए अपने अंदर एक चालक होता है, परनोद की उत्पत्ति होती है, अंतर्नोद की उत्पत्ति होती है, उसको कम करने के लिए अपने कोई ना कोई क्रिया करेंगे ही करेंगे। ठीक है, इसे पुनर्बलन का सिद्धांत कहा जाता है, क्लार्क एल हल के द्वारा।
तो ये जो नाम अपने को देखने को मिलते हैं, इन नाम को इन नामों से क्यों जाना जाता है, ये अपने कल देखने वाले हैं। इसी तरीके से अपने पास एक समीपता का सिद्धांत अपने पास है। क्या है भी समीपता का सिद्धांत? इसे एडविन रे गुथ्री ने दिया था। इसने कहा था कि जितना भी उद्दीपक और अनुक्रिया जो होती है उनके बीच में जितनी ज्यादा समीपता होगी उतना ही ज्यादा क्या होता है, अधिगम की प्राप्ति होती है अपने को। तो यह सिद्धांत पढ़ के आना एक बार, कल आपको 100% को हर सिद्धांत के अंदर नई नई चीजें जो है वो मिलने वाली है, और कभी ऐसा होगा ही नहीं कि आप ये सिद्धांत भूल जाओ। टेक्निकल के रूप से, प्रैक्टिकली रूप से इनको पढ़ के यानी रट्टा लगा के अपने को याद नहीं करके अपने को समझना है कि ये जो शब्दावली इस सिद्धांत के अंदर जो यूज की है वो क्यों की है, ये अपने को देखना है इसके अंदर और समझना है। तो यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अनिल कुमार यस सर, देव स्टार एक्सीलेंट सर, विकास दुबे, एसवी वर्मा नमस्ते सर। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा भी। आगे अपने देखने वाले हैं कि संज्ञानवादी जो सिद्धांत है, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, वर्दीमर सबसे पहले प्रयोग को इसने प्रारंभ किया 1911 के अंदर। उसके बाद में इससे क्या जुड़ा, कोहलर जुड़ा, इसने बंदर पर प्रयोग किया। उसके बाद कोफ का इसने वो थ्योरी दी, सिद्धांत दिया। तो इनको डिटेल से अपने पढ़ने वाले हैं। अंतर्दृष्टि का, सूज का सिद्धांत इसे कहा जाता है, गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत इसको कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है इसको, ये अपने देखने वाले हैं। उसके बाद सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसका है, बांडुरा का है। इसने भी प्रयोग किया, बहुत सारी पहेलियों पे उसने प्रयोग किया, अलग अलग वातावरण में बच्चों को रखा इसने। उसके बाद अनुकरण का सिद्धांत है हेगर्टी ने, ये कहता है अनुकरण से सीखता है। बंदर पे प्रयोग किया इसने कि एक बंदर था जो दूसरे बंदर को देख रहा था, एक बंदर दूसरे बंदर को देख रहा था, वही समस्या उस बंदर के सामने अगर लाई गई तो वो प्रथम प्रयास के अंदर ही वहां से उस समस्या से निकलने में सफल हो गया। तो ये किसका सिद्धांत है, अनुकरण का सिद्धांत हेगर्टी ने दिया था, अमेरिका का था। अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत किसका है, रोजर्स का सिद्धांत है। ये कहता है कि अनुभव, ये प्रोडो के लिए बनाया गया अधिगम का जो सिद्धांत है संज्ञानवादियों पे, रोजर्स के द्वारा। ये कहता है जितने ज्यादा अनुभव, जितनी ज्यादा अपने अंदर परिपक्वता आती जाती है उतनी ज्यादा अपने को अधिगम की प्राप्ति होती जाती है। यानी परिपक्वता पर ये जोर देता है कि जितनी ज्यादा अपने अंदर परिपक्वता आएगी, अनुभव अपने अंदर आएगा, उतनी ज्यादा अपने को अधिगम की प्राप्ति होती है। उसके बाद अपने पास क्षेत्र सिद्धांत, इसे फील्ड थ्योरी अपने पास किसकी, अभी कुर्ट लेविन की है। चिन्ह सिद्धांत, अव्यक्त सिद्धांत इसे कहा जाता है, किसका है, टोलमैन का सिद्धांत है। उसके बाद अधिगम सोपान की, सभी को पता है किसके द्वारा दी गई थी, रॉबर्ट गेने के द्वारा दी गई थी। तो ये सिद्धांत आपको देखने हैं, याद करने हैं इन सिद्धांतों को। तो 2 लेक्चर और बनने वाले हैं अधिगम पे। पहला लेक्चर जो कल आने वाला है वो रहेगा सिद्धांतों पे, व्यवहारवादी सिद्धांत। सभी को कंपेरिजनली अपने पढ़ेंगे कि इसका ये ऑप्शन क्यों नहीं है और इसका ये ऑप्शन क्यों है। और उससे नेक्स्ट डे अपने पढ़ने वाले हैं कौन से, संज्ञानवादी सिद्धांत। प्रत्येक सिद्धांत को फुल डीपली, किसी एक बुक के अंदर उतना मटेरियल आपको नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों इनसे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कल करके आए और साथ में पूरे के पूरे सिद्धांत। आज के रात का आपका यही होमवर्क है, इसे समझ लीजिए। इन सिद्धांतों को पढ़िए और कल का लेक्चर देखिए और अपने आप को जांचे और अपने आप को परखें। अगर किसी भी प्रकार का डाउट अगर यहां पे अगर उठता है आपका तो भी आप पूछिए कमेंट बॉक्स में कि हां सर इसका मैंने यहां पे ये पढ़ा है। तो अपनी जो जिज्ञासा है वो शांत कीजिए। तो दोस्तों इसी तरीके से बने रहिए। कैसे लगा आज का लेक्चर, अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा इसको। बने रहिए एक क्लासेस के साथ। एक क्लासेस हमेशा आपकी सफलता में योगदान देता रहेगा और जितना ज्यादा अच्छा मटेरियल आपके लिए उपलब्ध हो सकेगा करवाने की कोशिश करेगा और हमेशा अच्छा ही करवाता है। तो आपका अगर साथ बना रहेगा तो और अच्छा आएगा। तो ज्यादा से ज्यादा एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं, व्यवहारवादी के 5 सिद्धांतों को कंपेरिजनली अपने देखने वाले हैं कल इसी टाइम। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।